हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 23 विजन आईएएस 2021 का। ये हमारा जो है टेस्ट नंबर 23 है। ठीक है, तो इसका आज फर्स्ट पार्ट मिलेगा, सेकेंड पार्ट आपको कल इसका मिल जाएगा। ठीक है, सुबह सुबह। तो इसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये पूरा टेस्ट रहने वाला है। इसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारा ये करंट अफेयर रहेगा, तो ये करंट अफेयर रहेगा हमारा दिसंबर 2020 से जनवरी 2020। ठीक है, तो 2 महीने का इसमें करंट का पूरा रिवीजन होगा आप लोगों का। इसमें केमिस्ट्री है और तुम्हारा केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स है, और ये जो साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो सारा का सारा मटेरियल इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से टकटकी लगा के देखना है, और जो भी मैं क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन पूछूँ तो उसका आंसर भी आप लोगों को देना है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज पे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा जूम करते हैं इसे। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कहा गया कि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सुनहरे चावल मतलब गोल्डन राइस के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसे सरसों के पौधे और मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु के जीन का उपयोग करके निर्मित किया गया है। सेकेंड है कि यह विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। और थर्ड है कि भारत सरकार ने हाल ही में चयनित आकांक्षी जिलों में इसे वितरित करने की अनुमति प्रदान की है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है हमारा। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली जो जो बीटी जो मतलब जो हमारे ये जीएम क्रॉप हैं, उसमें केवल और केवल बीटी कॉटन को हमारे यहाँ उगाने का परमिट दिया गया है। जो हमारी वो इंजीनियरिंग मिनिस्ट्री होती है, ठीक है, अनुवांशिक ये एक कमेटी होती है, उसके द्वारा अप्रूवल दिया जाता है। तो उसमें केवल बीटी कॉटन को दिया गया है, और किसी भी क्रॉप को नहीं दिया गया। ना तो बीटी ब्रांजल को दिया गया है, ना ही ये मतलब अभी तक गोल्डन राइस को दिया गया है। ठीक है, तो ये गलत है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी बांग्लादेश ने ये गोल्डन राइस को अपने यहाँ मतलब उसको वितरित करने की अनुमति दी है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। और इसकी जो अप्रूवल ये दिया गया है, जो फिलीपींस में ये राइस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये मतलब वहाँ से अप्रूवल मिला है। तो बांग्लादेश ने पहला मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। और इसमें जो कहा है कि सरसों के पौधे और मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु का प्रयोग के जीनों का प्रयोग करके, तो नहीं, सरसों के नहीं, इसमें मक्के के पौधे और मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु के जीनों का उपयोग करके बनाया जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड वाला सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में आरंभ किए गए डिजिटल सागर यानी डिजिटल ओशियन नामक वेब आधारित पोर्टल के बारे में बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह महासागर डेटा प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। सेकेंड है कि इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तत्वाधान में विकसित किया गया है। तो ये गलत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नहीं, इसे जो पृथ्वी साइंस मंत्रालय है, ठीक है, उसके द्वारा इसे मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, मतलब विकसित किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, और यही इसे इम्प्लीमेंट करेगा। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये महासागर डेटा प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड। तो इसमें त्रियामी यानी 3D बायो प्रिंटिंग के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह प्रयोगात्मक विनिर्माण यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रकार है जो कोशिकाओं और अन्य जैव संगत पदार्थों का स्याही के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, सेकेंड है कि यह जीवित संरचनाओं का परत दर परत मुद्रण करता है, जो प्राकृतिक जीवित प्राणियों के व्यवहार का अनुकरण करती हैं। तो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो, ये 3D प्रिंटिंग यानी त्रियामी जो बायो प्रिंटिंग है, इसके बारे में अगर बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका प्रयोग किया जा रहा है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रकार है, जिसमें कोशिकाओं और जैव संगत पदार्थों का स्याही के रूप में उपयोग किया जाता है, और यह जीवित संरचनाओं का परत दर परत मुद्रण करता है, जो प्राकृतिक जीवित प्रणालियों के व्यवहार का अनुकरण करती है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रहा नैनो मिसाइल, तो नैनो मिसाइल शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है कि हाल ही में इजराइल की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर ले जाए गए सूक्ष्मदर्शी जीवों से है, ठीक है। सेकेंड है कि रोगों के उपचार में उपयोग की जाने वाली नैनो संरचनाओं से है। और थर्ड है कि चीन द्वारा मारियाना गर्त में खोजे गए सूक्ष्मदर्शी जीवों से है। और ये हमारा डी ऑप्शन है कि ग्रेफाइट की चादरों के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचनाओं से है। तो हमारा देखो ये बी वाला ऑप्शन सही है, जो ये नैनो मिसाइल है, ठीक है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर रोगों के उपचार में उपयोग की जाने वाली नैनो स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि लासा बुखार के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो लासा बुखार विषाणु जनित रक्त स्रावी बुखारों में से एक है। सेकेंड है कि इबोला वायरस के समान लासा वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए संक्रामक है। और थर्ड है कि मनुष्यों में लासा वायरस आमतौर पर मास्टोसिस चूहों के मल मूत्र द्वारा संचारित किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये मनुष्यों में लासा वायरस आमतौर पर जो ये मास्टोमिस चूहों के मल मूत्र द्वारा संचारित होता है, ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि लासा बुखार एक वायरस जनित रक्त स्रावी बुखारों में से एक है, ठीक है। लेकिन ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है, ये एक संक्रामक नहीं है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलता है जैसे इबोला फैल रहा था। और इबोला की तरह ये मतलब इतना खतरनाक भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसका सही है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में हमको बताना है। दीर्घ दृष्टि दोष की बात करें तो हाइपर माइट्रोपिया जो होता है उसके बारे में ये बात की जाती है, मतलब फोर साइटनेस, ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के में अनंत से आने वाली समानांतर किरणें दृष्टि पटल के पीछे यानी रेटिना के पीछे संकेंद्रित होती हैं, यानी फोकस्ड होती हैं। सेकेंड है कि ये दीर्घ दृष्टि दोष व्यक्तियों की कार्निया अपेक्षाकृत अधिक चपटा होता है। थर्ड है कि दृष्टि दोष को अवतल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो नहीं, ये अवतल लेंस का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये जो दूरदृष्टि होता है, ठीक है, इसमें आपको उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। और सेकेंड तो हमारा सही है, क्योंकि जब कार्निया चपटा होगा तभी ये मतलब फोकस जो बनेगा, तो दृष्टि मतलब जो तुम्हारी ये होती है दृष्टि पटल, ठीक है, इसके पीछे बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। तो उसके लिए अवतल लेंस लगाया जाता है ताकि रेटिना पर फोकस हो पाए, ठीक है। और ये फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये रेटिना के पीछे बनता है। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है इसका, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि उत्कृष्ट गैस और उसका उपयोग बताना है। तो उसको सुमेलित करना है कि कौन सी गैस किस में भरी जाती है, ठीक है। तो हीलियम गुब्बारों में, क्रिप्टॉन फॉग लाइट्स में, और जेनान निश्चेतक के रूप में, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जेनान जो होता है निश्चेतक के रूप में भरा जाता है, क्रिप्टॉन है ये फॉग लाइट में, और हीलियम जो है गुब्बारों में भरा जाता है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो फर्स्ट है कि जब स्ट्रा को द्रव में भरे ग्लास में डुबोया जाता है तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। सेकेंड है कि तरणताल मतलब जो स्विमिंग पूल होते हैं, ठीक है, इनकी गहराई उसकी वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है। और थर्ड है कि रात्रि में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो देखो तीनों स्टेटमेंट सही हैं ये, क्योंकि इसमें जो कहा गया है अपवर्तन का काम ही यही होता है कि जैसे स्ट्रा डालेंगे तो वो थोड़ी उभरी हुई दिखाई देगी, और उसकी जो वास्तविक गहराई स्विमिंग पूल की होती है तो उसकी मतलब जितनी होती है उससे कम प्रतीत होती है, हमको कम दिखाई देती है। और रात में तारे जो है टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमको बताना है। तो हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं जिनमें पर्णरहीम नामक वर्णन विद्यमान होता है, और इसमें जो लवक सभी हरे पौधों और शैवालों में पाए जाते हैं। तो सही बात है, ये लवक जो है सभी हरे पौधों और
जो जीवाणु होते हैं मतलब जो शैवाल होते हैं उनमें पाया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, क्योंकि इसका जो मतलब जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसे पौधे का ईंधन घर कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वलयाकार सूर्य ग्रहण की घटना के लिए आवश्यक पूर्ण शर्तें हैं। ठीक है, तो चंद्रमा को पृथ्वी से अधिक दूरी पर होना चाहिए, सेकंड है कि अमावस्या होनी चाहिए, और चंद्रमा को लूनार नोड पर या उसके बहुत निकट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये चंद्रमा के बारे में जो बातें की जा रही हैं, ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि पृथ्वी और जो चंद्रमा मतलब चंद्रमा को पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर होना चाहिए, ये एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फिर अमावस्या होनी चाहिए, तभी तो पूर्ण चंद्रमा होगा। ठीक है, तभी ये मतलब चंद्र ग्रहण मतलब देखने को मिलेगा। और थर्ड वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि चंद्रमा को लूनार नोड यानी उसके बहुत निकट होना चाहिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट चाहे सही हैं। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो कौन सी स्थितियाँ बनती है, तो देखो चंद्रमा ये बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक साइड आपको सन देखने को मिलेगा और एक साइड आपको जो अर्थ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों इस तरह से होंगे, तभी ये कंडीशन बनेगी। और ये जो मतलब अभी वलयाकार सूर्य ग्रहण की बात की जा रही, तो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 20-21 जून 2020 को ये घटना घटी थी, इसलिए न्यूज़ में थी। डी है। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें कहा गया कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है कि इसके द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक यानी PPEFFPI के बारे में हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह खाद्य वस्तुओं की दी गई टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वार्षिक परिवर्तन का एक माप है और इसकी गणना के आधार पर वर्ष के रूप में 2011 और की कीमतों का उपयोग किया जाता है। तो देखो ये 2011 का इसमें नहीं लिया जाता है आधार वर्ष, इनका जो आधार वर्ष है 2014 से ठीक है 2016 वाला लिया जाता है आधार वर्ष। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये जो कहा गया है कि इसका जो जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में जो वार्षिक परिवर्तन का माप होता है, तो नहीं, ये वस्तुओं और खाद्य वस्तुओं की टोकरी में ये वार्षिक नहीं होता, ये मासिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो दोनों गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इसकी एफएफओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि बोयम संपुट यानी बोमेन जो कैप्सूल्स होते हैं और गुच्छ यानी रूलस होते हैं, जो उनके बारे में मानव के शरीर में किस अंग में ये मतलब किस अंग से ये संबंधित हैं। ठीक है, तो यकृत है, वक्र है, हृदय है, फेफड़े हैं। तो देखो इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही नहीं, वो सॉरी ये बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, वक्र यानी किडनी में पाए जाते हैं ये बोमेन संपुट होते हैं यानी कैप्सूल्स होते हैं, और गुच्छ होते हैं ये मतलब गुच्छ रूप में वो जो किडनी होता है, किडनी का आकार होता है, तो उसमें जो नलियाँ होती है पतली पतली, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये गुच्छ के रूप में होते हैं और कैप्सूल फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें कहा गया कि कभी कभी खबरों में रहने वाले खगोलीय शब्द सिंगुलैरिटी और एर्गोस्फीयर और ये है श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या के किससे संबंधित है, तो ये बताना है। तो बाह्य ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, लघु ग्रह है, या ब्लैक होल्स है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये ब्लैक होल से संबंधित है, क्योंकि ये जो सिंगुलैरिटी है, एर्गोस्फीयर है, श्वार्ज़शील्ड त्रिज्या है, और इसी के साथ साथ जो एक्रिएशन डिस्क होती है। ठीक है, और द जो इवेंट होराइजन होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये मतलब ब्लैक होल से संबंधित होते हैं। ब्लैक होल होता क्या है एक्चुअली, ये एक मतलब बहुत सघन गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरण भी उसको भेद कर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है क्लोनीकृत प्रणाली जो
क्लोनीकृत प्राणी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित प्राणी के समान नहीं होता है। सेकेंड है कि क्लोनीकृत प्राणी का डीएनए एक अन्य प्राणी के समान होता है, जबकि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित प्राणी के डीएनए में परिवर्तन किया गया होता है। ठीक है, तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि जो क्लोनीकृत होता है, जिसका क्लोन बनाया जाता है, तो वो मतलब उसका जो डीएनए होगा समान होगा दूसरा जो व्यक्ति होगा। ठीक है, लेकिन जो ये आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित किए जाते हैं तो इनके डीएनए को चेंज कर दिया जाता है। तो दोनों हमारे स्टेटमेंट ये सही हैं। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें ईंधन सेल फ्यूल सेल के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फ्यूल सेल में विद्युत उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड है कि ईंधन सेल दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत उत्पन्न करता है। और थर्ड है कि हाइड्रोजन ईंधन सेल डीजल ईंधन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। तो सही बात है, हाइड्रोजन तो ऊर्जा कुशल वैसे भी ईंधन होता है, तो उस सेल में जो है डीजल की अपेक्षा ज़्यादा इनकी मतलब कार्य कुशलता होगी। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट करंट के द्वारा ईंधन मतलब फ्यूल सेल जो होता है उसमें डायरेक्ट करंट के रूप में विद्युत जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि फ्यूल सेल विद्युत उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में संचालित तटीय प्रतिरक्षा अभ्यास सी विजिल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह तीनों सेवाओं का संयुक्त अभ्यास है, जिसमें भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना की परिसंपत्तियां सम्मिलित होती हैं। सेकेंड है कि इसे देश की संपूर्ण तट रेखा पर संचालित किया गया है, जिसमें अनन्य क्षेत्र यानी इकोनॉमिक जो जोन होता है, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, वो सम्मिलित होता है। तो देखो ये दोनों ये मतलब सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो सी विजिल ये अभी अभ्यास हुआ था, इसमें केवल भारतीय नौसेना इसमें सम्मिलित होती है, थल सेना और वायुसेना इसमें सम्मिलित नहीं होती है। और इसके साथ साथ आपको जैसे तटरक्षक बल है, ठीक है, इसको शामिल किया जाता है। और राज्य के अन्य जैसे राज्य इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है जो तटीय क्षेत्र वाले हैं, और उसमें अन्य विभाग जो इससे संबंधित हैं, और समुद्री ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें सम्मिलित हो सकती हैं जो इससे संबंधित होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड वाला सही है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बी वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, बी वाला सही है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। तो पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के मध्य अंतरा आणविक अन्योन्य क्रिया के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि अंतरा आणविक बल यानी इंट्रा जो एटॉमिक फोर्स होता है उसके बारे में हमको बताना है कि इंट्रा एटॉमिक फोर्स पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अणुओं को एक साथ बांधे रखते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अणुओं को अलग रखती है। ठीक है, तो सही बात है, ये विभिन्न जो ये अणुओं की ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं को अणुओं से अलग रखती है। और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि जो है इंट्रा जो एटॉमिक फोर्स होता है ये पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के अणुओं को एक साथ बांधे रहती है। तो ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो अणु अपने स्थिर रहते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि वयो स्टेम सेल के बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो वे दीर्घ काल तक स्वयं की समरूप प्रतिकृतियां निर्मित करते हैं। मतलब जो प्रतिकृतियों की बात करें तो जो ये आइडेंटिकल जो कॉपीज होती हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो दीर्घ काल तक स्वयं की आइडेंटिकल कॉपी निर्मित करती हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करती हैं। सेकेंड है कि ये दुर्लभ होती इनका प्राथमिक कार्य कोशिकाओं की कार्य प्रणाली संबंधित स्थिरता को बनाए रखता है, जिसे समस्थापन यानी होमियोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इसकी बात की जा रही है तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये दीर्घकालिक होती हैं और अपनी कॉपी बनाती रहती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपी, और ये दुर्लभ होती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया।
नेक्स्ट है हमारा 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि परमाणु रिएक्टर में शीतलक के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो शीतलक का मुख्य उद्देश्य रिएक्टर से ऊष्मा की मात्रा को हटाना और स्थानांतरित करना है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में प्रथम प्रारूप द्रुत प्रजनक रिएक्टर शीतलक के रूप में गैसीय हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो द्रुत प्रजनक रिएक्टर शीतलक की बात करें तो ये जो अभी हमारे इंडिया में इसकी स्टार्ट हुई है, ये पहली मतलब प्रथम रिएक्टर इस प्रकार का है जो मतलब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसे दिसंबर 2021 में स्टार्ट किया जाएगा। ये कलपक्कम में ये मतलब स्थापित किया, मतलब अभी प्रॉपर तैयार किया जा रहा है। और इसमें गैसीय हीलियम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा जो तरल सोडियम है, ठीक है। मुख्यतः इसमें तरल सोडियम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि जो रिएक्टर में शीतलक का उपयोग होता है वो उसकी जो ऊष्मा होती है उसको हटाना और उसको स्थानांतरित करना होता है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में भारत में 4 स्थलों को विश्व धरोहर सिंचाई संरचना का टैग प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यूनेस्को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सिंचाई संरचनाओं की पहचान करता है और उन्हें जो विश्व धरोहर जो तुम्हारी यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन जो स्ट्रक्चर है के रूप में मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन जो स्ट्रक्चर है के रूप में मान्यता के मापदंड में से यह एक संरचना 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। तो मतलब इसे तभी शामिल किया जाएगा तब इसका जो ये 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी मान्यता कहा जा रहा है तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, इसका मापदंड 100 वर्ष पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये यूनेस्को नहीं देता है। ये जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो रैंकिंग देता है, मतलब जो ये स्टेटस देता है, ये आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड जो ड्रेनेज है, ठीक है। इसके द्वारा ये मतलब जो विश्व धरोहर सिंचाई संरचना टैग दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है और तो हमारा ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो गया। और अभी जो 4 इंडिया में ये साइट बनाई गई हैं, ठीक है, जिनको टैग दिया गया है, तो ये कुंभुम तालाब है आंध्र प्रदेश का, एक केसी नहर आंध्र प्रदेश की है, और पेरूमिला जो तालाब है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, उसे भी दिया गया है। और धामपुर सिंचाई जो झील है, धामपुर झील महाराष्ट्र में ये पड़ेगी, तो इसे भी इसका टैग दिया गया है। तो ये 4 स्थल हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा, ठीक है। एक्वारेजिया के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक्वारेजिया मतलब इसे शाही जल के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। सेकेंड है कि यह स्वर्ण को गला सकता है, मतलब सोने को ये गला सकता है, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है। और इसमें जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, इसका अनुपात आपको 3:1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि इसका क्या अनुपात होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें कहा गया है कि प्रतिलोम परासरण यानी जो आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बताना है हमको, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आरओ द्वारा जल में घुलित ठोस यानी टीडीएस जिसमें रसायनों की अत्यंत सूक्ष्म मात्रा, विषाणु, जीवाणु और लवण शामिल होते हैं, को पेयजल मानकों को प्राप्त करने तक कम किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड है कि आरओ में पराबैंगनी किरणें जो होती है वो जल में घुलित ठोस कणों के अवसादन को तीव्र करता है और जल में गंदलेपन को साफ करता है और जल की स्पष्टता में सुधार लाता है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। यूवी का जो काम होता है वो वायरस और बैक्टीरिया से उसको निर्मुक्त करना होता है, ना कि इसका ये काम होता है, ठीक है। गंदला और साफ़ करने के लिए इसमें एक जो सक्रिय कार्बन फिल्टर लगा होता है वो इसको साफ़ करने और इसको गंदलापन हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही है और सेकेंड गलत है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 24। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में पुरातत्वविदों के एक दल ने
सुलावेशी द्वीप पर सूक्ष्मदर्शी घाटी में एक गुहा चित्र यानी केव पेंटिंग की खोज की है, जो विश्व का प्राचीनतम गुहा चित्र प्रतीत होता है। सुलावेशी द्वीप निम्नलिखित में से कहाँ है? तो फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनई है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, ये इंडोनेशिया में है। और ये जो चित्र मिले हैं ये 45,000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, जो मतलब हड़प्पा में मिले थे, ठीक है। जो तुम्हारी बाघ की गुफाएं थी, ठीक है, भीमबेटका, ठीक है, उनसे भी पुराने ये बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो इसमें कहा गया है कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सोपियंस है, ठीक है। होमो सोपियंस के संदर्भ में बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो होमो उस वर्ग को इंगित करता है जिससे मनुष्य संबंधित है, ठीक है। और सेकेंड है कि होमो सोपियंस सोपियंस उन प्रजातियों को इंगित करता है जिसमें मनुष्य संबंधित है, जिनसे मनुष्य संबंधित है। थर्ड है कि सभी मनुष्य प्राणी जगत से संबंधित हैं। तो ये सही है, जितने भी मनुष्य हैं ये सब प्राणी किंगडम एनिमेलिया से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है। सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि जो सेपियंस हैं उन प्रजातियों को इंगित करते हैं जिसमें मनुष्य संबंधित है। लेकिन जो ये होमो होमो उस वर्ग को इंगित करता है जिसमें मनुष्य है, तो इसमें ये वर्ग नहीं, ये वंश को इंगित करता है, ठीक है। जीनस यानी वंश उसको इंगित करता है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और थर्ड सही है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।